ओ अमरजीत भैया, ओ अमरजीत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे भाई प्रैक्टिस कर रहा था। अरे सर तो अब सर सर ऑन एयर हैं। भाई बता तो देते थे, मैं जरा अरे अपने में बिजी था। अच्छा। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों, क्यों घंटी बजी में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं रमेश गुप्ता जी। रमेश गुप्ता जी बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं हमारे हिंदुस्तान के और दिल्ली में बेस्ड हैं। रमेश गुप्ता जी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्य हैं, उसके साथ साथ पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्यों घंटी बजी इस प्रोग्राम के तहत। आज हम आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनेंगे। और पहला क्वेश्चन रवि जी आपसे बिना इजाजत लिए मैं नहीं पूछ लेता हूँ। नहीं गुरु, आप ही शुरू करो। मैं तो जैसे शुरू था वैसे शुरू होगा। करो यार। तो हम आपकी जो ये कानूनी जो प्रोफेशन आपने कानून का अपनाया, तो उसके बारे में बताइए। आपकी स्कूलिंग, आपका जो कॉलेज, और किस तरह से आप इस प्रोफेशन में, आपने पहले से सोचा हुआ था या बाद में इस चीज को डिसाइड किया कि नहीं मुझे इस लाइन में नहीं इस लाइन में जाना चाहिए? स्वागत है। देखिए अमरजीत जी, मेरी जो कहानी है वो ऐसी नहीं है कि हम जब पढ़ रहे थे कुछ सोचते थे कि आगे क्या करेंगे। जी। फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे और 1956 में जी। उनको मोतीबाग में एक मकान अलॉट हो गया, 2 रूम का था कमरा। जी। उसमें एक कमरे को हम बड़ा कमरा इसलिए बोलते थे कि दूसरा उससे भी छोटा था। जी। तो वहां हम आके रहने लग गए। हम 5 बहन भाई थे जी। और मोतीबाग में कोई स्कूल भी नहीं था। तो अच्छा। मैं और मेरी बड़ी बहन और 2 पड़ोस में हम जी। 4 जने पैदल नारोजी नगर, सॉरी नेताजी नगर, नेताजी। जो सोई नगर के साथ है, वहां पर हम जाते थे। और वहां जी। पर 2 मकान में स्कूल बना हुआ था, प्राइमरी स्कूल। जी। तो उसमें मैं पहली क्लास में भर्ती हुआ, मेरी सिस्टर तीसरी क्लास में। तो 1 साल हमने वहां से ऐसे किया। फिर 1957 में मोतीबाग में एक टेंटो में स्कूल खुला। जी। तो उसमें फिर हमने एडमिशन लिया और 5वीं क्लास हमने वहां से की। फिर वहां पर हाई सेकेंडरी स्कूल बना तो मैंने वहां पर एडमिशन लिया मोतीबाग में। और 1965 में वाह। मैंने हाई सेकेंडरी की। जी। मेरी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई थी। तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज भी वहां पहली बार खुला, नानकपुरा में। नानकपुरा में। जी। फर्स्ट, मेरा इत्तेफाक से जिंदगी में हर फर्स्ट बैच ही रहा। क्या तो बात है। मैंने क्या बात। एडमिशन ले लिया। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं थे पर इतने थे कि मेरे को एडमिशन मिल गया। जी। बट क्या हुआ, लेटली सितंबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि जिसकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उसको एडमिशन नहीं देंगे। वाह। मेरे को कॉलेज से निकाल दिया गया। तो फिर मैंने एग्जाम दिया तो पास हुआ। तो उसके बाद अगले साल एडमिशन मिला। अच्छा। पर मैंने उस समय को वेस्ट नहीं किया। मैंने सरोजनी नगर साइकिल पे जाता था, वहां मैंने टाइपिंग सीख ली। अच्छा जी। और 2 महीने मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन में स्टोर कीपर की नौकरी की। वो कोई छुट्टी गया होगा, मेरे को डेली बेस आपको पे रख लिया। जी। और ऐसे ही एक जगह और पहाड़गंज 2-3 महीने सर्विस की। और उसके बाद मेरे को 66 में फिर मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जो पहले हसनपुर कॉलेज था, वहां एडमिशन मिल गया। और अच्छा। 69 में मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। क्या मेरे बात। नंबर बहुत अच्छे नहीं थे पर 46% मार्क्स थे। जी। क्या हुआ कि डेस्टिनी लगा लीजिए या मेरा एक डिटर्मिनेशन लगा लो। जी। मैंने, हाँ, 68 में ही मैंने यूपीएससी में एलडीसी का एग्जाम दे दिया। जी। और 69 में, मतलब मेरा रिजल्ट आने से पहले, जी। ग्रेजुएशन का, मेरे को हाँ। होम मिनिस्ट्री से कॉल आ गई एलडीसी की कि आप भर्ती ज्वाइन कर दीजिए। वाह। तो मेरा 16 अप्रैल 69 को बिटवीन पहली। लास्ट पेपर, 2 मई को मेरा लास्ट पेपर था। जी। तो मैंने 17 अप्रैल को, मैं समझता हूँ मैंने छुट्टी ली। 18 अप्रैल 69 को मैंने होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में नौकरी शुरू कर दी। नौकरी शुरू कर दी। क्या बात। और 2 मई को लास्ट एग्जाम हुआ ग्रेजुएशन में, फिर मेरा रिजल्ट आ गया। जी। तो बिल्कुल मेरा जो कमरा था, एडमिनिस्ट्रेशन बी बोलते थे, होम मिनिस्टर के कमरे के नीचे है अभी जी। भी। तो क्या हुआ, मेरे मन में ये था कि भाई मैंने यहीं रुकना नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ आगे पढ़ना है। तो वाह। 45% की एलिजिबिलिटी थी एलएलबी करने के लिए। जी। तो
मैंने अप्लाई कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इवनिंग क्लासेस होती थी मंदिर मार्ग में जी पर मेरे को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि 53-54% से कम एडमिशन नहीं मिलता था। फिर भी मैंने जेएनयू में रशियन लैंग्वेज में एडमिशन ले लिया कि मैं कुछ ना कुछ करते रहना है। कमाल। वाह फिर क्या हुआ कि मैं अकेला और एक मेरा दोस्त था, हम दोनों ही फेल हुए, बाकी सब पास हो गए। वो भी फर्स्ट क्लास था जेएनयू में। अच्छा खैर कोई बात। अगला साल फिर आया। जी मेरा कर्म ये था कि ये जानते हुए भी कि एडमिशन नहीं होना, मैंने अप्लाई कर दिया। जी और फिर मेरे को एडमिशन नहीं मिला तो मैंने एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया मॉर्निंग क्लासेस। अच्छा सुबह 5 बजे उठ के मैं वहां जाता था, पहले रेलवे स्टेशन, वहां से फिर रेलवे स्टेशन से जाके 10:30 बजे तक नॉर्थ ब्लॉक आ जाता था। और फिर 1 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस का वहां से किया। वाह अब आ गया 72, मैंने फिर अप्लाई कर दिया। अब देखिए भाग्य और कर्म कैसे खेलता है। क्या बात। इत्तेफाक से क्या हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि एक लॉ सेंटर और खोलेंगे और जिसने भी अप्लाई किया था उसको कॉल आ गई कि भाई आप एडमिशन लेना तो फीस जमा करा दो। कमाल। वाह मैंने फटाफट पैसे इकट्ठे किए और लॉ सेंटर 2 खुला, 2 लाख हुआ में मैंने फीस जमा करा दी। वाह और मिनिमम टाइम में, मतलब 72 में लिया, 74 में मेरा एलएलबी हो गया। हो गया। कॉलेज तो मैं कम जाता था, होम मिनिस्ट्री में मैं था तो मैंने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में था तो वहां मैंने एक जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर की पोस्ट होती थी जो नेक्स्ट ग्रेड था यूडीसी का, डेपुटेशन ग्रेड। तो मेरा वहां सिलेक्शन हो गया तो मैं 2 साल फिर जूनियर ऑफिसर रहा और मेरी पोस्टिंग जीवनदीप बिल्डिंग में इधर-उधर होने लगी। वहां फिर मैंने एक मैगजीन छापनी शुरू की रिजुता के नाम से, 2-3 दोस्तों ने मिलके, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मिल जाती थी, रिसेप्शन पे लोग आते थे, एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी और साथ साथ मैंने फोटोग्राफी भी करनी शुरू कर दी। क्या बात। और उससे थोड़ा बहुत मैं कमर्शियल फोटोग्राफी मैरिजेस वगैरह में करना शुरू किया। एनीवे 74 में मेरा लॉ हो गया। 75 में मैंने जी फिर रिजाइन कर दिया होम मिनिस्ट्री से। जी और रिजाइन करने के बाद अपने फादर को फोन किया, क्योंकि ना घर में फोन था ना सेल फोन थे। ऑफिस में फोन किया कि ऐसे ऐसे मैंने रिजाइन कर दिया है। जी उन्होंने कहा जब कर ही दिया तो भगवान भली करेंगे, क्योंकि सही ना बात। तो हमारे पास कोई मकान था, क्योंकि फादर को ये था कि अगर वो रिटायर होंगे तो उसके बदले मकान मेरे को मिल जाएगा। जी पर मैंने सोचा कि भाई इतना तो मैं पैसे कमा ही लेता हूँ फोटोग्राफी से कि मैं अगर वकालत में नहीं भी कमाऊंगा तो मैं गुजारा चला लूंगा। गुजर चल जाए। बैकअप प्लान था। बैकअप प्लान था। तो मेरे को ऐसा ध्यान है कि 22 मार्च 75 को रिजाइन किया। तो मेरा 30 मार्च को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। 1 अप्रैल 75 से मैंने मिस्टर आर एन मित्तल सीनियर एडवोकेट हैं, जी उनके पास कोई रिश्तेदार ले गया, उनके यहाँ वकालत मैंने शुरू कर दी। पार्लियामेंट स्ट्रीट में कोर्ट हुआ करता था। जी और 9 अप्रैल को मेरा रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल से हो गया। अब वो जर्नी मेरी दूसरी शुरू होती है। मैं मित्तल वकालत साहब की। लगभग 10 महीने रहा। मित्तल साहब के पास काफी अच्छा काम था, उनकी भी 10 साल की वकालत थी। ही वाज अ वेरी जी गुड क्रिमिनल। और उनके चैम्बर में रहने की वजह से मेरा एक्सपोजर भी अच्छा हुआ और मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे जी लगा ये सारे मेरे जैसे ही हैं, कोई यहाँ पर पब्लिक स्कूल से पढ़ के नहीं आए हुए लोग, और सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि जी हाईकोर्ट शायद पब्लिक स्कूल से पढ़ के आते होंगे। यहाँ जी मेरे को लगा कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। जी और मित्तल साहब के यहाँ भी मुझे जेब खर्च तो मिल ही जाता था, और बाकी मैं फोटोग्राफी करता था। जी उसके बाद 9 महीने या 10 महीने के बाद हमने इंडिपेंडेंट वकालत शुरू कर दी। मेरे पास कोई चैम्बर नहीं था, एक हॉल था, वहां बैठना शुरू किया। उसके बाद इमरजेंसी लग गई, वो अच्छा चैम्बर भी टूट गए, वो हॉल में भी बैठना बंद हो गया। ओहो तो ऐसे वो पीरियड थोड़ा सा ठीक नहीं गुजरा, पर मेरा काम चलता रहा। चलता 77 के आखिर में शायद पटियाला हाउस में कोर्ट शिफ्ट हो गया। तो जो पुराने वकील थे 20 साल पुराने, और जो हम थे, सबकी एक सी हालत हो गई। जी सभी थे। वहां फिर वो चैम्बर बनने की बात आई, प्लॉट अलॉट हुए, और हमें भी प्लॉट अलॉट हुआ। आई थिंक 79 की बात रही होगी। जी तो वहां पर जो चैम्बर बने तो हाँ जी उतने पैसे भी नहीं होते थे कि चैम्बर हम बना लें। तो आंध्रा बैंक से एसोसिएशन ने किया कि 3-3 हजार रुपए का लोन दे, ले लिए। और आपस में एक दूसरे की गारंटी कर दी। तो मैंने और एक मेरे दोस्त ने 6,000 रुपए लोन मिला, जी और उसमें हमने
2 चैम्बर एक साथ बनाए, उसमें बिजली लगवाई, फर्नीचर बनाया, सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास 600 रुपए बच गए। वाह। और शायद नवीन ने तो चैम्बर देखा होगा पटियाला, उसमें आज भी है। तो वो फिर वहां पर हमारी जर्नी शुरू हुई। क्या बात। और मैं यही कह सकता हूँ कि इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फोटोग्राफी करता रहा, उससे भी कमाता रहा। फिर मेरा ब्रदर, वो पढ़ने में ज्यादा होशियार था, उसने फिजिक्स ऑनर्स में केएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाद में उसको एक अच्छी लॉ फर्म में, सॉरी सीए की फर्म में उसको आर्टिकल्स मिले, तो वो भी साथ में फोटोग्राफी करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो जब सीए बन गया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गया। सीए की भी बनने की कहानी है। मैंने जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग में मेरी पोस्टिंग थी जीवनदीप बिल्डिंग में, तो वहां डेप्टी सेक्रेटरी थे मिस्टर संतानम समथिंग लाइक दिस। उनका बेटा किशनन भी वहां काम करता था, उसकी बहन की शादी थी, तो उसमें मैंने फोटोग्राफी की जी। और जो दूल्हा था वो था कल्याण सुंदरम, और दिल्ली की काफी बड़ी वो थी सीए फर्म थी खन्ना नंदानम, उसमें वो पार्टनर थे। तो ब्रदर ने मेरे कहा कि भाई मैं तो सीए करना चाहता हूँ, तो हमारी तो ज्यादा जान पहचान थी नहीं जी। तो मैंने कल्याण सुंदरम को फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे 2 बातें पूछनी है, एक तो बताओ अगर फिजिक्स ऑनर्स कोई कर रहा हो तो उसको सीए करनी चाहिए कि नहीं? कहता करनी चाहिए, इंटेलिजेंट। तो दूसरा मैंने कहा क्या उसको तुम आर्टिकल्स दे दोगे? कहता दे दूंगा। मैंने कहा उसकी फर्स्ट डिवीजन आएगी। और अल्टीमेटली उसने उनको आर्टिकल्स दे दिए। कनॉट प्लेस में ऑफिस था, और वहां पर मैं ये समझता हूँ कि कोई तो लॉ सेक्रेटरी का लड़का वहां था, कोई लेबर का लड़का, अच्छे पोजीशंस के बच्चे थे। पर मेरे ब्रदर को वहां आर्टिकल्स मिला। चूंकि हम फोटोग्राफी करते थे तो जेब खर्ची की हमारे को दिक्कत नहीं थी, ना ब्रदर को दिक्कत थी, तो वहां पर भी हमारा अच्छा सेटअप हुआ। तो ब्रदर भी कामयाब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर वो फोटोग्राफी छोड़ दी और वकालत में एस्टेब्लिश होते चले गए। तो 2009 में वो बात की कहानी है, पर मैं ऐसे वकालत में आया। बहुत अच्छा जी। काफी मुश्किलों और जद्दोजहद वाला आपका जीवन रहा कि आप मैं आपको एक और बात बताऊं अमरजीत जी, मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा, मैंने जिंदगी का हर दिन एंजॉय किया। वाह। अब मुझे ये लगा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई हैव एंजॉयड एवरी बिट, और वो मैं अपने सारे लॉयर्स को, भाइयों को, बच्चों को कहता हूँ कि हर दिन जो हम काम करते हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। देखिए ना, ये सोच है, ये आपकी सोच है, आपने उसको उस तरह से लिया, उसको पॉजिटिव पॉइंट है कि मेरे को कभी नहीं लगा, क्योंकि कोई अभाव की फीलिंग ही नहीं थी, सारे एक जैसे थे। सभी हम जो थे सभी के पास एक जैसा था, कोई सोचता नहीं था किसी के पास गाड़ी हो। पटियाला में जब हम 5-6 लॉयर्स के पास गाड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 व्हीलर स्कूटर खरीदा, फिर आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया, फिर एसी बाद में लगवाया चैम्बरों में। तो सभी का ऐसा हालत था। तो मैं नहीं समझता कि मैं ये कहूँ कि मेरा स्ट्रगल में गुजरा। आई हैव एंजॉयड माय जर्नी। देखिए ये सोच है ना, ये इंस्पिरेशनल सोच है जो कि हम सभी के लिए, आप वैसे भी बहुत से लोगों के लिए, इवन जो नए वकालत कर रहे हैं उनके लिए, और जो अब आपके बारे में सुन रहे हैं और जो जानते हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। आपकी सोच, आपने उस तरह से उसको पॉजिटिव वे देके उसको आगे निकाल दे कि नहीं, ये जद्दोजहद नहीं है, ये मैं इसको एंजॉय करूं। और आदमी को अपने हर उस फन में, हर उस काम में जिसको वो कर रहा है, उसको अगर वो एंजॉय नहीं करता तो शायद उसको वहां नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत ही इंस्पिरेशन भरा आपने हमें ये बात आपकी जो सुनाई आपकी जीवन की। निवन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे जी? नहीं, आज्ञा है अमरजीत? जय हो। नहीं, आज्ञा है, मतलब बात करूं कुछ? ऐसे लग रहा है अमरजीत भी लॉयर बन गया। अरे नहीं। सर, ये बताएं कि आपके बारे में इतना सुना है हमने, हम जानते हैं आपको कि आपकी एनजीओज हैं, आप इतना सोशल वर्क करते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं कि सोशल वर्क और एनजीओ और पॉलिटिक्स में आप किस प्रकार से इतना टाइम निकाल लेते हैं डिस्पाइट बीइंग सो बिजी। तो मैं ये कहता हूँ, हर इंसान को टाइम ही तो फ्री मिलता है। हमारे को जीने के लिए टाइम ही तो भगवान फ्री दे रहा है। सही कह रहे हैं। हुआ क्या कि 76 में जब मैंने वकालत की, तो वहां पर एक बापूराव पाकड़े थे, महाराष्ट्रियन थे, वो उनसे दोस्ती हुई। उनके पास कुछ भट्टा मजदूर थे ब्रेकिंग वर्कर्स के, वो आए और उन्होंने कहा मालिकों ने हमें बॉन्डेड बना के रखा हुआ, तो वो उनके पास उन्होंने काम शुरू किया करना। तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया, तो हमने एक यूनियन बना ली, ब्रेकिंग वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और 86 तक, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में भट्टे खत्म हो गए थे, तो हमने बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन बनाई, ऑल इंडिया ब्रेकिंग वर्कर्स, और उसके तहत हमने भट्टा मजदूरों का बड़ा काम किया। और
सारे भट्टा मजदूर बॉन्डेड लेबर थे। 76 में अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट आया, उसके साथ हमने किया, और 80 में हमने एक बड़ा एजिटेशन किया। भट्टा मजदूर, हम ये समझ लो कि हजारों की तादाद में बोट क्लब पे हम एजिटेशन करते थे। और मैं इतना याद है मेरे को कि जब हमने 76 में या 7 में शुरू किया यूनियन, तो एक पथेरा होता है जो कच्ची ईंट बनाता है, उसको 14 रुपए 1000 ईंट के मिलते थे, फैमिली के साथ आता है वो भट्टे पर। और उसके बाद डोंकी लेबर होती है जो ईंट को अंदर ले जाती है, और फिर एक लेबर होती है जो ईंट को बाहर लाती है, उसको वो आते थे राजस्थान से। जो डोंकी लेबर वो हरियाणा की होती थी, और पथेरे होते थे यूपी के। और जो आग जलाते थे वो होते थे बिहार के या मध्य प्रदेश के। ऐसे 4 कैंप होते थे जी। मालिक क्या करते थे, इनको एडवांस देके ले आते थे पूरे परिवार को, और फिर उनको छोड़ते नहीं थे क्योंकि उनका कर्जा बना रहता था, तो इसलिए वो बॉन्डेड लेबर हो जाते थे। अगले मजदूर जिसे हम कहते हैं जी। हाँ, वो इट वाज बिल्कुल बॉन्डेज थी जी। तो 14 रुपए 1000 ईंट के मिलते थे। उसके साथ भी वो अगर बारिश हो जाए तो उसको काट लेते थे, कुछ कर लेते थे, ऐसे था। मैंने जब 86 में छोड़ा, तब पथेरे के परिवार को 100 रुपया 1000 ईंट बनाने के मिलते थे। इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस था, तो उनकी सर्विस कंडीशन काफी इंप्रूव हुई। और फिर बॉन्डेड लेबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि इतना पैसा वो कमा लेते थे कि वो उसका एडवांस जो लेते भी थे वो बराबर हो जाता था। तो वो एक बड़ा हमने 10 साल काम किया। उसी दौरान 81 की बात होगी, जब हम हरियाणा भवन पे एजिटेशन कर रहे थे हरियाणा से रिलेटेड, तो एक स्वामी अग्निवेश थे जो एमएलए थे, वो हमें मिले और उन्होंने हमारी मदद करनी शुरू की। पर चूंकि वो पॉलिटिशियन थे तो उसको पॉलिटिकलाइज करने लग गए। तो मैंने कहा नहीं स्वामी जी, ये सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। बदकिस्मती से अभी थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हो गई, पर मेरा अच्छा उनसे प्रेम बना रहा। तो उन्होंने फिर एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाकर खानों में फरीदाबाद में काम शुरू किया, और काफी बड़ा उनका नाम हुआ। और वो पॉलिटिकल कर गए उसको। तो पर उन्होंने मेरे को एक संस्था में इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्फॉर्ड, एशियन कल्चर फोरम ऑन डेवलपमेंट, जो थाईलैंड बेस्ड थी जी। और के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुलक शिवरक्षा, जो थाईलैंड के माने हुए बुद्धिस्ट हैं। आज भी अगर आप गूगल में देखोगे बहुत बड़ा नाम है उनका। और एक बामरूंग थे, वो सेक्रेटरी थे। उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का मौका मिला, और मैं फिर 81 में उस ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जुड़ा। और साउथ एशियन कंट्रीज में लाइक हांगकांग, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला, 5 कंट्रियों का एक हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। और फिलीपींस में मिस्टर जून मेडल थे, वो हमारे मॉनिटर थे जी। उसमें मेरे को काफी सीखने को मिला, और एक एक्सचेंज प्रोग्राम था। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था टू क्रिएट ए पीपल टू पीपल अम्ब्रेला लाइक यूएनओ। तो उसमें मैं ऑलमोस्ट 99 तक एक्टिव रहा। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स आ जाती है सब जगह, वो भी पॉलिटिक्स आ गई। एक सबूर थे श्रीलंका के, वो बन गए, और वो फिर खत्म सी हो गया ऑर्गेनाइजेशन। एनीवे, उस ऑर्गेनाइजेशन से भी मैंने जुड़ा और काफी काम। इंडिया से बहुत इंपॉर्टेंट लोग उसके मेंबर रहे। कमला बसीन की जो वुमेन एक्टिविस्ट थी, वो मेंबर थे। एक मिस्टर चौहान थे वहां से, गुजरात से, वो थे। और बड़े लोग थे। कैलाश सत्यार्थी इसमें मेंबर थे। कैलाश सत्यार्थी से मेरी दोस्ती हुई। उनका स्वामी अग्निवेश से पहले काम करते थे, बाद में अलग हुए। तो हमने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बचपन बचाओ आंदोलन। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा, कैलाश जी चेयरमैन रहे। और आपको मालूम है 6-7 साल पहले कैलाश जी को नोबेल पीस प्राइज मिला उसी ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं ऑर्गेनाइजेशन में ऑनररी मेंबर रहा, और मैंने वहां पर भी अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो करने की कोशिश की, और उस ऑर्गेनाइजेशन को काफी बढ़ाया। उसके तहत क्या किया जाता है? देखिए क्या हुआ कि हिंदुस्तान में बॉन्डेड लेबर का तो भट्टों में मैंने बताया, पर चाइल्ड लेबर जो है हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या थी। वो हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की समस्या की। जी जी। तो उसको हमारा काम ये, हम आइडेंटिफाई कराएं चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को, उसके लिए लेजिस्लेशन बनाएं, फिर उनको रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का काम करें। क्या बात जी। तो इन दिनों में काफी लेजिस्लेशन हुआ। कैलाश जी ने पूरे वर्ल्ड मार्च निकाली, 123 कंट्रीज में गए, और उससे काफी अवेयरनेस पैदा हुई। और अवेयरनेस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी काफी जजमेंट्स पास की, जिसमें चाइल्ड का काफी, अब तो लॉ ये बन गया कि अगर कोई करेगा तो उसको सजा भी होती है, और बच्चों को रिहेबिलिटेट करते हैं, उनके माँ बाप को पैसे दिए जाते हैं। काफी हुआ। अभी भी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, बट मैं समझता हूँ कि एक कम हुई है, कम हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता आज से
20 साल बाद या 30 साल बाद ये बिल्कुल इरेडिकेट भी होगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे, तो भूखे मर जाएंगे, जो उनका सोच गलत है। बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसको इतना कम पैसा देते हैं कि उनको लगता है कि अगर उसके बदले आदमी को देंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सही बात। तो ये नहीं है कि उससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी, बल्कि एम्प्लॉयमेंट के रेवेन्यूज और बढ़ेंगे, पर एक्सप्लॉयटेशन तो है ही है। आप देखते हैं ढाबों पे भी हम खुद ही छोटू इधर, हालांकि बिल्कुल ऑफेंस है, पर एनीवे एकदम प्रॉब्लम जब होती है जो कई सालों 100 हजारों सालों में बनी हो तो वो तो टाइम लगता है। सही बात। क्योंकि ग्लेडिएटर पिक्चर हमने देखी, उसमें दास प्रथा थी और वो खेल खेलते थे और जब तक एक दूसरे को एक मार नहीं देता दूसरा जिंदा नहीं हो, और लोग खुश होते थे, राजा महाराजा गेम खेलते थे। आज हम अगर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कभी सिविलाइजेशन रही होगी जहां पर ऐसे होता है? तो मैं समझता हूँ 100 साल बाद लोग ये कहेंगे कि क्या कभी यार ऐसी सोसाइटी थी जिसमें बच्चे भी नौकर का काम करते थे? तो समय लगेगा, पर उसमें भी हमने काफी काम किया। उस बात की मुझे खुशी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वकालत तो मैं करता ही रहा साथ साथ। वाह, मैं पूछ लूं कुछ नवीन जी? इजाजत हो? Go ahead, अमरजीत। इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं और इतना कुछ किया है, ज्ञान का भंडार है। मेरा एक सवाल है गुप्ता जी के, मैं अलवर में पैदा हुआ, मेरे पिताजी पुलिस सर्विस में थे, राजस्थान पुलिस में। तो उन्होंने जमीन खरीदी थी वहां अलवर के पास ही 3-4 बीघा। तो हुआ क्या कि पिताजी के जाने के बाद हमें पता नहीं चला कि वो पिताजी के नाम है, और जिसने जमीन बेची थी उसको पता चल गया कि सरदार साहब चले गए दुनिया से। तो उन्होंने जो जमीन हमें बेची थी वही जमीन किसी और को बेच दी। बहरहाल बात ये हुई कि हमें पता नहीं चला, और उसके बाद हमें जब पता चला तो हमने केस किया, और वो केस 30 साल चला। तो मैं इस मुद्दे पे आता हूं कि जो ये केस इतने सालों चलते हैं, उनको कैसे, उनकी अवधि, उनका समय कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे जल्दी से निपटारा किया जा सकता है, ताकि बाकी के जो केसेस हैं उनका जल्दी से समाधान हो या हल किया जा सके। आप बताइए। आपसे जानना चाहता हूँ, आप जीते कि नहीं जीते 30 साल बाद भी? नहीं, हमने छोड़ दिया। उसमें कौन बार-बार तारीखों पे जाए? छोड़, क्या करें? हर बार पैसे दीजिए, हर बार। नहीं कह सकता हूँ, शायद आपको लीगल सर्विस अच्छी नहीं मिली, क्योंकि ये क्लियर कट केस सिविल का भी तो कम था, ये क्रिमिनल केस था जी। अगर आपके फादर के नाम में रजिस्ट्री थी और आप लीगल हायर थे तो क्रिमिनल केस बिल्कुल बनता था। अब जिसने खरीदा वो भी कॉन्स्पिरेटर था, या तो उसको मालूम था क्योंकि वो खरीद नहीं सकता था, तो वो भी कॉन्स्पिरेटर था। तो मैं यही कह सकता हूँ कि लीगल जो आपको असिस्टेंस प्रॉपर नहीं मिली। बट दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा, ये तो सच है कि ज्यादा टाइम लगता है, पर इतना भी नहीं लगता कि आप जैसे बता रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अब हुआ क्या है कि मैं ये मानता हूँ 4 करोड़ से ऊपर केसेस हिंदुस्तान में हैं, छोटे बड़े। अरे माय गॉड। जिसमें 1 करोड़ केसेस तो शायद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं, चेक बाउंसिंग की है। अब मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी पुरानी बात है, जब ये 99 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया, एक लेडी हमारे पास आई, उसका कोई 20-25 हजार का चेक बाउंसिंग का केस था। तो वो केस डाल दिया हमने, तो वो चैम्बर में बैठी हुई थी, जब फैजी साहब लॉयर थे उसके, तो वापिस आए तो फैजी साहब बताते हैं क्या हुआ। तो वो आए तो वो लेडी ने कहा क्या हुआ, पंजाबी थी वो, कि क्या हुआ, वो किस तरह हो गया। तो अब फैजी साहब ने बड़ा बताते हुए 10 महीने बाद की पहली डेट लगी उसमें। अरे 10 फर्स्ट डेट। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे डेट लगी है। कहती कोई गल नहीं, मैनू फाइल वापस दे दो। अगर इतनी देर लगी है तो मैं तो कुट पिट के इस तरह ही पैसे ले लेने। सही गल है। इतनी देर लगी, मैं तो कुट पिट के ले लेने। तो ये भी सच्चाई है। और अब काफी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। मैं जैसे अभी बताता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में 46 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ थी और 60 की वैसे स्ट्रेंथ है। आज तक कभी भी 30 जजेस से ज्यादा नहीं थे जी। पहली बार हुआ है कि आज के दिन हमारे पास 46 जजेस है और 3 और आने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी रही, काम बढ़ता गया और जजेस की कमी रही। अब पूरे हिंदुस्तान में लोगों को अभी भी जुडिशरी पे फेथ है, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी कम रहा। पर अभी कोविड के टाइम पर एक और अच्छी चीज हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और पीछे वर्चुअल हियरिंग भी बहुत हुई और
मेरे को ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी कोर्टों में काफी आ गई, उससे सर्विसेज वगैरह जो है वो ऑनलाइन होंगी, पूरे वर्ल्ड में ही ऑनलाइन सर्विस वगैरह होगी, इसमें टाइम बचेगा। और मैं ये समझता हूँ फ्यूचर में शायद इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप कह रहे हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि काम ज्यादा होने के कारण टाइम तो थोड़ा लगता है, पर अगर लॉयर ठीक होता तो मैं समझता इतना टाइम नहीं लगता। करेक्ट। सर, ये पूछना था आपसे कि कोरोना काल में जो लॉयर्स का क्या सिचुएशन रहा वहां, और क्या उनकी क्या स्थिति रही एज अ प्रोफेशन, और क्या आप लोगों ने सहायता करी? इत्तेफाक से मैं सितंबर 20 में चेयरमैन बार काउंसिल का तीसरी बार बना। 2006 में बना था, 2007 में बना था, अब बना, और 1 साल के लिए मैं रहा। और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि दिल्ली बार काउंसिल ने इस बारी जितना लॉयर्स के लिए काम किया उतना पूरे हिंदुस्तान में शायद किसी बार काउंसिल ने नहीं किया। बार काउंसिल का, जैसे आपको पता होगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवोकेट्स एक्ट के अंडर होती है, और जितने हाई कोर्ट्स हैं उतनी स्टेट बार काउंसिल है, और स्टेट बार काउंसिल्स के 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 25 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, वो फिर अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनते हैं, और एक वो रिप्रेजेंटेटिव टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया चुनते हैं। इसी तरह फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होता है, और वो 5 साल के लिए रहती है। बार काउंसिल का सबसे बड़ा काम है कि जो लॉयर एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेजुएशन और लॉ करने के बाद, उनका एनरोलमेंट करना, और अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। उसके अलावा भी बार काउंसिल का काम है वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स। पहली बार शायद हिंदुस्तान में हुआ कि आम आदमी जो है, दिल्ली में जो है, मिस्टर केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए फॉर वेलफेयर ऑफ लॉयर्स इंश्योरेंस। क्या बात। और पर हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह से लागू करेंगे, उसमें प्रॉब्लम आई, तो हमारे जो पहले चेयरमैन थे वो इशू बना लिया उन्होंने, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट में रिट डल गई, और वहां पर मैटर पेंडिंग था। जब मैंने टेक ओवर किया और मैंने सारा देखा, तो पहली ही डेट पे अक्टूबर में मैंने जज साहब को कहा कि 3 इश्यूज हैं। एक इशू तो यह है कि सरकार का कहना है कि हम जो दिल्ली का वोटर है उससे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसी लॉयर को हम इसमें बेनिफिट देंगे जिसपे जो दिल्ली का वोटर है। और दूसरा ये कि हम जो दिल्ली के बाहर हैं, एनसीआर में हैं, उनको हम बेनिफिट नहीं देंगे, जबकि बार काउंसिल जो एनसीआर में भी रहता है उसको वो इनरोल कर देती है। और दूसरा इशू था कि विंडो खोलने का, कि कुछ लॉयर अप्लाई नहीं कर सके, उनको दोबारा मौका दो। उन्होंने कहा इस बार नहीं, हम बाद में देंगे। तो मैंने कहा जज साहब को कि आज हम कोई इशू नहीं बनाते, 24,700 लॉयर्स का तो वेरिफिकेशन कर चुके हैं अपने जो क्राइटेरिया था उस पर, तो अब उनको तो लागू करो स्कीम। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। तो नवंबर में 24,700 लॉयर्स का मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस लागू हो गई। क्या बात। और जिसका एक भी पैसा लॉयर्स ने नहीं दिया। और एज लक और बैड लक वुड हैव इट, मार्च में 21 में कोरोना लग गया। आप यकीन करना, 170 लॉयर्स जो इंश्योरेंस में कवर्ड थे उनकी कोरोना से डेथ हुई। और 170 फैमिलीज को 10 लाख रुपए विदाउट एनी प्रीमियम उनकी फैमिलियों को मिला। इसी तरह मेडिक्लेम में 20% आपको देना था, बाकी 5 लाख तक गवर्नमेंट को देना था, मतलब इंश्योरेंस को। तो लगभग 6 करोड़ रुपया वहां पे उनको मिला। जो लॉयर कवर नहीं हो सके थे, हमारा एक एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट फंड है, उसके भी आपको मेंबर होना जरूरी होता है। उसमें फिर अप्लाई किया, जो थे वहां पर हमने 5 लाख 6 लाख जो डिजीज फैमिली थी उनको दिया। उसके बाद हमारा एक इंडिजेंट फंड होता है बार काउंसिल में, उससे हमने 2 लाख और जो विडोज थी उनको पेंशन दी। उसके अलावा हमने लगभग 25 करोड़ रुपया फाइनेंशियल एड हमने लॉयर्स को प्रोवाइड की, जिसके अंदर हमने जो हॉस्पिटलाइज हुए, बीमार हुए, जो उसमें कवर नहीं थे इंश्योरेंस में, उनको 50 लाख, 50,000, 25,000, 20,000 के हिसाब से दिया। हमने 6 करोड़ रुपए का फूड के पैकेट्स बांटे लॉयर्स को, और 10,700 फिर हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो जो बाबा रामदेव का एक पतंजलि है उसके फूड कूपन बांटे, और वो कहीं से जाकर स्टोर से आप राशन ले सकते हैं, तो वो हमने 10,700 बांटे। और उससे बड़ा काम जो हमने किया, 110 गैस सिलेंडर्स मैंने ऑर्गेनाइज किए ग्रे मार्केट से, और उनका फ्री रिफिल ऑर्गेनाइज किया फ्रॉम जिंदल
गैस और गोयल गैसेस से फ्री रिफिल, और वो हमने लॉयर्स और जजेस को प्रोवाइड किए, जबकि एक सिलेंडर ऑर्गेनाइज करना उन दिनों बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था, बहुत ही जरूरी हुआ वो किया। उसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डालकर 3 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कराए, IAS ऑफिसर, जो अगर लॉयर्स को कभी जरूरत पड़ी है उनकी फैमिली कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, वहां से एडमिशन कराए। दिल्ली गवर्नमेंट ने जब कर्फ्यू लगा दिया तो मूवमेंट की बड़ी दिक्कत थी, तो हमारा कोर्ट्स तो वर्चुअल चलते रहे, कभी भी मतलब ऑफ नहीं हुए। लॉयर्स के ऑफिस कहीं और थे, घर और था, उनको मूवमेंट करनी पड़ती थी। तो केजरीवाल सरकार को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने लॉयर्स को भी एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में डाला और उनकी मूवमेंट को अलाउ कराया। फिर बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम आई, दिल्ली में गुड़गांव का बॉर्डर लगता था और यूपी का बॉर्डर लगता था, तो रिट डालकर वो बॉर्डर्स भी अलाउ कराया, लॉयर्स की फ्री मूवमेंट अलाउ कराई हमने। तो ये सारे काम हमने कोविड के टाइम पर किए। एक और हमारे यहाँ गड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहां पर हमें दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेस दिया, वहां पर हमने लाइब्रेरी बनाने का बार काउंसिल से रेजोल्यूशन हुआ। हाई कोर्ट में जस्टिस मुक्ता गुप्ता बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी की थी और 2 जजेस जस्टिस अन्नू मल्होत्रा और जस्टिस नवीन चावला थे, उनका वहां विजिट कराया तो उन्होंने एग्री किया कि हम यहाँ पर आपका सिविल वर्क करा के देंगे PWD से। 70-80 लाख रुपए उन्होंने खर्चा, और हमने वहां पर 32 वर्क स्टेशन बनाकर बार काउंसिल ने लाइब्रेरी विच वाज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन द कंट्री, वो हमने एस्टैब्लिश करी बार काउंसिल के पैसे से। इसी तरह 30,000 की एक लाइब्रेरी को रेनोवेट कर रहे हैं। ये काम हमारे पास, बार काउंसिल के पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एनरोलमेंट होता है, एनरोलमेंट फी जो लेते हैं, और हमारा भी 55 का स्टाफ है जिनको हम सैलरी देते हैं और जिनका पेंशन भी होती है। तो इस 1 साल के दौरान ये बार काउंसिल ने काम किया, जो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। क्या बात है, बहुत अच्छा। जब ये सारा दौर गुजरा, उसके बाद जो कुछ लॉयर जो जिसको बोलते हैं एफिलेंट लॉयर है, जो जिनको तो पहले से ज्यादा अच्छा लगने लग गया, क्योंकि लंदन में बैठे हुए, हिल स्टेशन में बैठे हुए, अपने फार्म हाउस में बैठे हुए 5-5 मैटर कर रहे हैं, 10-10 मैटर कर रहे हैं ऑनलाइन, उनके तो चांदी हो गई। और वो गरीब लॉयर जो सुबह आके 10 बजे कोर्ट में खड़ा होता था, वो बेचारा जो कमाता था वो भूखा मर रहा था, वो मर। हमने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले, हमने कहा वर्चुअल को आप छोड़ के फिजिकल शुरू करो कोर्टों को, जब पहली वेव थोड़ी डाउन हुई। उसका काफी विरोध हुआ, पर मैंने काफी सख्ती से उसका हमने करा कि नहीं, गरीब लॉयर की तरफ देखो, और अल्टीमेटली वर्चुअल कोर्ट से फिजिकल कुछ शुरू हुआ। बाद दूसरी उससे भी बुरी वेव आ गई, पर उसके बाद फिर शुरू हुए, और अब टचवुड सब कुछ ठीक है, सारे कोर्ट फंक्शनल है, और जो राहत एक सांस मिली गरीब लॉयर्स को या ऐसे लॉयर्स को जिनको डेली। और एक और बात है, दिल्ली के अंदर 60% लॉयर ऐसे हैं जो माइग्रेट करके आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, यूपी से आते हैं, जो किराए के मकानों में रह रहे हैं और उनकी फैमिलीज दूर है, तो उनके लिए कितने हार्डशिपों के अंदाजे चलाइए। काफी तो माइग्रेट वापस कर गए थे जो अभी तक सेटल नहीं हो पाए, और हमारा प्रोफेशन तो ऐसा, अगर 1 साल या 3 महीने भी आप इधर उधर हो जाए तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है जी। तो ये तो दिक्कतें आई, तो उस तरह से। वकील साहब, काफी काम किया, और आप इस उम्र में और इतने बिजी होने के बावजूद आप इतना काम कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, चाहे वो स्टेज का आर्टिस्ट है, चाहे वो प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, वोकलिस्ट है, हम सबका ये होता है कि मरते दम तक हमने ये काम करना है, कि जब तक शरीर में जान है हम ये चलते रहेंगे। ऐसी कोई आयु, इसकी एज कुछ निर्धारित है कि आप इस टाइम तक ही वकालत कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ है? हमारा तो काम बंद होगा जब ऊपर वाला बुला लेगा। जेठ मलानी जी, आई थिंक ही डाइड एट द एज ऑफ 97 जी, 96। लास्ट के 1 साल को छोड़ दो, दैट टिल एज ऑफ 96 ही वाज वर्किंग। उनसे पूछते थे, कोई कहते थे अब तो मैं अपनी लाइफ के ट्रांजिट हॉल में बैठा हुआ हूँ, कभी भी चला। आज हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है जी, 90 साल से ऊपर के हैं जी, करेक्ट। वाह, तो इसकी कोई एज नहीं है, मतलब जब तक आप एडवाइस कर सकते हैं जी। बट मैं ये समझता हूँ कि लॉयर्स भी बड़े स्ट्रेस की जिंदगी जीते हैं, तो 80 के बाद जी मैं समझता हूँ कि काफी लॉयर्स जो हैं, काफी लॉयर काम करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद हो जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट, जैसे एक्सेप्शन सारी हैं, हर आदमी को जेठमलानी का नाम लेता रहे वो तो नहीं है ना बात, बट नॉर्मली मैंने देखा है कि जो अच्छे सीनियर लॉयर्स भी हैं वो 80 के बाद
काम बंद कर देते हैं। अब सर, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 है। अब आप ये कह सकते हैं वो क्यों नहीं 80 साल तक काम कर सकते जी। वो इसलिए नहीं कर सकते कि एक सिस्टम बना हुआ है हिंदुस्तान में कि 60 साल की नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एज है। आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी 60 साल में रिटायर होते हैं। जजेस जो लोअर कोर्ट के 62 साल में रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 में होते हैं। जी। आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान में इस टाइम यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है। 18 से लेकर 40 साल के युवक और युवतियां हिंदुस्तान में 42% है। चाइना से भी ज्यादा है। तो उनको स्पेस कैसे मिलेगा? राइट। एक एमबीए किया हुआ लड़का 45 साल का वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाता है, एमडी बन जाता है कंपनी से, और वो 55 साल पर रिटायर भी हो जाता है, अपना काम करने लगता है। तो जजेस 65 साल के बाद जब रिटायर होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो वो तो और ज्यादा बिजी हो जाते हैं। जी। इसी तरह जो हाईकोर्ट जज है 62 के जब रिटायर होते हैं तो वो कमीशंस में काफी कंज्यूमर फोरम है, इधर उधर उनको काफी जो करना चाहते हैं उनको असाइनमेंट मिल जाते हैं, तो वो रिटायर नहीं होते बल्कि दूसरा जर्नी शुरू करते हैं। राइट। जी। Gupta ji, I think the journey that you have traveled is one of the most phenomenal journeys in the legal fraternity, because we would not only judge you as a lawyer but as a very, very good human being and a kind human being. Because we know of incidents where you've helped lawyers and other people also. You've gone out of the way. आपने कई बार लोगों से फीस भी नहीं चार्ज करी है, ये हमें मालूम है। जो बहुत हमें इलेक्शन लड़ने होते हैं। नहीं सर, वो नहीं वो बात नहीं है। नहीं, पटियाला उसने दिल्ली बार का सेक्रेटरी बना, 95 में प्रेसिडेंट बना, और 97 से 4 या 5 बार में बार काउंसिल का इलेक्शन जीत रहा हूँ। हाँ, तो लॉयर्स अगर हमारे पास आते हैं, उनका अपना कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रो बोनो काम हमें करना ही पड़ता है। नहीं सर, दैट्स अ वेरी, वो बहुत अच्छी एक आपका विचार है, बट we know that you go a mile ahead, you walk few more steps than others do for helping people. ये तो हमने देखा सर। वो कारण यही है ना कि जब मान लिया कोई लॉयर पर्सनल डिफिकल्टी में हो जाता है, उस पे केस बन जाता है या उसके परिवार पे केस बन जाता है, तो वो किसके पास जाएगा? वो उसके पास जाएगा जो मदद भी करने के लिए तैयार है और कोर्ट में अच्छी बहस भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास आते हैं और एक उम्मीद लेकर आते हैं। और फिर वही बात है कि अगर कोई केटरर 200 आदमियों का खाना बना रहा है, तो अगर उसको 20 का एक्स्ट्रा फ्री भी बनाना पड़ जाए तो उसको क्या पता? सही बात। बहुत बढ़िया। एक और केस में कर भी रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें और मुझे क्या, जो भी लॉयर अच्छे हैं, अगर उनके पास कोई लॉयर जाता है पर्सनल डिफिकल्टी से, तो वो मदद करने की कोशिश करते हैं। ब्यूटीफुल सर, बहुत बढ़िया। गुप्ता जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल नवीन भाई साहब की इजाजत के साथ पूछ लेता गुरु पूरी इजाजत कि आपकी पूरी जिंदगी की वकालत के दौरान कोई ऐसा केस आया हो जिसको करके आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ हो, संतुष्टि मिली हो कि वाह, कि मतलब आपको लगा कि ये अगर किसी और के पास जाता तो शायद अच्छा नहीं होता, मुझे मिला और मुझे इससे इतनी खुशी मिली वो काम करके या उस केस को हैंडल करके? देखिए, अब मैंने एक केस तो किया नहीं है, इतने केस करे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। और एक केस तो मेरे को याद आता है कि वो मर्डर केस था, एक पहलवान का मर्डर हो गया था, उसमें 4 एक्यूज थे। 3 मेरे पास थे, एक दूसरे वकील के पास था। अल्टीमेटली मेरे 3 क्लाइंट बरी हुए और जज ने ये होल्ड किया कि इनको झूठा फंसाया गया और कंप्लेनेंट के खिलाफ फैंटास्टिक, वाह, 182 का। और मेरे को उसमें याद आता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था मिस्टर मेहता, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि वर यू कन्विंस्ड that during investigation you found that they were falsely implicated? He said yes. And why they were charged? Because their name was mentioned by the complainant in the complaint. वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहा। पर दूसरा सबसे ज्यादा, हालांकि वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का केस था, पर मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस रहा। क्या था कि एक सैमसंग कंपनी हिंदुस्तान में थी जी। सैमसंग कंपनी के खिलाफ, लंबी कहानी है, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा जी, एक व्यक्ति ने गाजियाबाद की कोर्ट में एक केस डाला चीटिंग का, और उनके खिलाफ समन इशू करा दिए। किनके खिलाफ? जो एमडी और सब कुछ जो कोरिया बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ 420 का केस रजिस्टर, कंप्लेंट केस होता है, पुलिस का केस नहीं,
और उनके जी। संबंध 10 साल वो दिल्ली हिंदुस्तान के सारे लॉयर्स बड़े से बड़े नाम ले उनको एंगेज किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जी। कहीं रिलीफ नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया दे आर फ्यूजिटिव्स, दे विल नॉट बी गिवन एनी रिलीफ। 10 साल के बाद वो मेरे पास आए। जब 10 साल के मेरे पास आए बाद, तो वो मैंने फाइल पढ़ी, तो उसमें कुछ ऐसा मिला मेरे को कि मैं दिल्ली में इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकता हूँ, क्रॉस केस। और वो मैंने कंप्लेंट डाला पटियाला हाउस में कि इन्होंने फैक्स के जरिए मिथरेट करने की कोशिश की, जो नई दिल्ली से, साउथ दिल्ली से फैक्स गया था दुबई। एनीवे, जज कन्विंस हो गया और उसने ऑर्डर किया पुलिस को, और वो सारा बताया कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे हमें रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट से नहीं मिला, और सारा उन्होंने एफआईआर का ऑर्डर कर दिया। एफआईआर का जब ऑर्डर हो गया तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके राजी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि हमारे खिलाफ केस है। बट अल्टीमेटली हमने आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट को मॉनिटर करने के लिए कहा, वो केस इन्वेस्टिगेट हुआ। जब इन्वेस्टिगेट केस हुआ तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में भी वो मैटर गया। गोपाल सुब्रमण्यम उसमें सीनियर लॉयर थे, और जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया क्राइम ब्रांच से कि ये बिल्कुल एक झूठे कागजों पर यूपी में केस किया गया, जिसने केस डाला था वो मेन बंदा जो है जिसके खिलाफ सैमसंग कंपनी ने दुबई में केस किया था, जिनको सजा हो गई थी, वहां से भाग गए थे और स्पेन जाके बस गए, उन्होंने सारा रच के झूठा केस बनाया। माय गॉड। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ऑर्डर किया कि जो यूपी का केस था वो दिल्ली में मंगाया अपने ऑर्डर से, और वो केस खत्म हुआ, और उनके खिलाफ, दूसरी पार्टी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल की, जो अब वो केस भुगत रहे। क्या वो रिवर्स हुआ जाकर। तो वो मैं समझता हूँ मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहा, और उसमें बिल्कुल सच भी सामने आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह अमरजीत साहब, जाते जाते कुछ हो जाए सर के लिए एंड टू द होल, फॉर द होल फ्रेटर्निटी। जी जरूर जरूर। और हाँ, इसके साथ ही हम आपसे विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुप्ता जी, हमारे इस क्यों घंटी बजी के शो में आने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। आपके लिए एक छोटी सी चीज पेश करने के बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और आपके अच्छे हेल्थ के लिए हम कामना करते हैं। आप इतना काम कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए, आपके थैंक यू वेरी मच सर। बस ठीक 1 मिनट हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।